सवाल यही है कि ईरान में अब खलीफा राज या फिर चलेगा ट्रंप कार्ड। नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत की खबर आज एक तूफान बनकर आई है। पूरे मध्य पूर्व के देशों में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका इजराइल अगला कदम क्या उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जो धार्मिक लामबंदी शिया मुसलमानों की इस वक्त विश्व के अनेकों देशों में हो रही है, क्या वो परेशानी का सबब बनेंगे? अमेरिका और इजराइल के हमले में खamenei की मौत की पुष्टि के बाद से एक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी आज पूरी दुनिया पर आनी तय है। खamenei की मौत शनिवार को ही हो गई, लेकिन पुष्टि आज हुई। इस घाव पर जहां ईरान की सत्ता पलटवार से पीछे नहीं हटी है, वहीं अमेरिका और इजराइल ने और बड़े हमलों की तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ईरान सीधी धमकी दे रहा है कि हमें जलाया है, छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ओमान के तट पर तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। देखिए, जिसकी आशंका लगातार जाहिर कर रही थी, हर मिनट हर घंटे आती हुई खबर उसकी पुष्टि कर रही है। विजुअल अब आपके सामने है। ईरान के हमले में तेल टैंकर में ये आग लग गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अगर इस तरह के ड्रोन हमले, मिसाइल हमले ईरान जारी रख रहा है तो ये बहुत बड़ी परेशानी। स्काईलाइट नाम के तेल टैंकर पर यह हमला हुआ है और ये टैंकर आप देख ही रहे हैं, उसके बाद धुएं का पूरा गुबार है, क्योंकि इस तरह की आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाती है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान में खलीफा के इस्लामिक शासन का अंत करके ही रुकेंगे, और क्या ये मुमकिन भी है? क्योंकि अयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद अगर मुश्तबा खamenei उसके बेटे को वहां पर सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है, तो फिर आपने एंड गोल अचीव क्या किया? वैसे अयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर तीखी और हिंसक प्रतिक्रियाएं सिर्फ ईरान से नहीं है, बल्कि कई देशों से आ रही है। भारत में भी लखनऊ से लेकर कश्मीर तक जोरदार प्रदर्शन है। सवाल यह है कि क्या खamenei का अंत विनाश की शुरुआत है? क्या ईरान अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेगा? तो इसका अर्थ क्या है? क्या ईरान में रिजीम चेंज का ट्रंप का लक्ष्य पूरा होगा? यही है आज हल्ला बोल का विषय। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुनिया में उथल पुथल मचा देने वाली कई दशकों की सबसे बड़ी घटना दर्ज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei की मौत की पुष्टि के बाद एक ऐसी संवेदनशील और भयानक स्थिति बनी है कि न सिर्फ ईरान और खाड़ी देश, बल्कि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्से उबल पड़े हैं। अयतुल्लाह अली खamenei की मौत शनिवार को ही इजराइल अमेरिका के पहली स्ट्राइक में हो गई थी। तेहरान में खamenei के कंपाउंड पर हुआ हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि न सिर्फ खamenei की मौत हुई, बल्कि उनकी कोर टीम और परिवार के कुछ सदस्यों की भी मौत हुई। खamenei की मौत का सदमा ईरान में उनके समर्थकों के बर्दाश्त से बाहर है। खamenei की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया बेहद तीखी है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का बयान है कि अमेरिका और यहूदी सत्ता ने ईरानी राष्ट्र के हृदय पर आघात किया है, हम उनका कलेजा फाड़ देंगे। ईरानी प्रतिक्रिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा है, ईरान पलटवार न करे, अगर वो करेंगे तो हम ऐसी ताकत से मारेंगे कि जो पहले कभी नहीं देखी गई। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से सड़कों पर उतरकर विद्रोह की अपील की है। अमेरिका और इजराइल ने खamenei के खात्मे के बाद भी पूरी शक्ति से प्रहार करना नहीं छोड़ा है, लेकिन खamenei की मौत पर तांडव सिर्फ ईरान में ही नहीं है। खamenei की मौत के खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर प्रदर्शनों में स्थिति बेकाबू हो गई। कराची में कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी अमेरिका के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में खamenei की मौत के खिलाफ हिंसा भड़की है। इधर भारत में कश्मीर घाटी के श्रीनगर, कुलगाम, बांदीपोरा, गांदरबल, अनंतनाग, इसके अलावा लद्दाख के लेह, यूपी में लखनऊ और संभल समेत कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ गुस्से का इजहार हुआ है। खamenei की मौत के खिलाफ प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया है। अयतुल्लाह खamenei की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, अयतुल्लाह खamenei की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए
और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत से उठा तूफान अभी और तेज होगा। इजराइल ने ईरान पर रविवार को नए सिरे से हमले किए हैं। उधर ईरान ने अयतुल्ला अली खामेनेई की जिम्मेदारियां फौरी तौर पर अयतुल्ला अराफी को सौंपी हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहां पर जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैठे सर। मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं चर्चा के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं, क्योंकि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अगर आप देखिए कि ये तमाम देश एक तरह से इस आग में किसी न किसी तरीके से समाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नजरिए से तैयारी कर रहे हैं। और आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। रात 10 बजे के करीब सीसीएस की ये बैठक होने वाली है और वहां पर आगे की रणनीति और जो विश्व में हालात उभर रहे हैं, बन रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या उस पर चर्चा होती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, इस पर पूरे भारत की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें, अभी वो तमिलनाडु के दौरे पर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लौटने के बाद आज रात में ये बैठक होने वाली है। ये तमिलनाडु की तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं, जहां पर वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा संकट क्या बना है, तो आपको दिखाते हैं। जो ग्राफिक्स पहला है हमारा, दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। क्योंकि शिया आबादी जिन देशों में ज्यादा है, जहां पर विरोध हो सकता है, जहां पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हिंसक भी कुछ जगहों पर हो रहे हैं। इराक आपने देखा, आपने अमेरिकन कॉन्सुलेट में कराची में देखा कि क्या तस्वीर उभर के आ रही थी। तो चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, गाजा हो, जॉर्डन हो, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम देश जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बहरीन, कतार, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, येमेन, इन तमाम देशों में शिया आबादी है। और ऐसे में अगर शिया मुस्लिम आबादी अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भावनात्मक रूप से कई जगहों पर उग्र भी हो रही है, कई जगहों पर वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, कई जगहों पर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे ईरान की, क्योंकि चाहे वो इस्फहान हो या फिर तेहरान हो, इन तमाम जगहों पर भारी तादाद में लोग अली खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर उतरे हैं। और ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो दरअसल उस अटैक का है जो माना जा रहा है अमेरिका ने किया, जिसके बाद अली खामेनेई की मौत हुई। एक बार ईरान की, तेहरान की तस्वीरें दिखाइए, इस्फहान की तस्वीरें दिखाइए, जहां पर भारी तादाद में लोग आज खामेनेई के समर्थन में उतरे हैं। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की रोहन जी, आज प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। ये बगदाद इराक की तस्वीर है, ये तस्वीर तेहरान की है। तेहरान की तस्वीर दिखाइए, इस्फहान की तस्वीर दिखाइए। रोहन जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात बन रहे हैं, भारत का क्या नजरिया है? पीएम भी आज सीसीएस की बैठक कर रहे हैं। भारत क्या एहतियाती कदम उठा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 9 से 10 देशों तक तो ये आग फैल गई है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अन्ना जी, बहुत तरल परिस्थिति है और सेंसिटिव सिचुएशन होने के कारण आज प्रधानमंत्री जी ये जो बैठक, अहम बैठक बुला रहे हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने आजू बाजू इस्लामिक कंट्रीज पे भी अगर काउंटर अटैक किया है, तो भारत भी कहीं ना कहीं उस रेंज में है। तो हमको पहले हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए अहम बैठक बुलाई जा रही है। उसके साथ में अंजना जी, जिस प्रकार से भारत देश का, सरकार का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने बहुत क्लियरली 3 बातें कही। एक, हम लोग क्षेत्रीय संप्रभुता और इंटीग्रिटी के साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी, जो हमने टेररिज्म के खिलाफ हमारी एक हमेशा से एक अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी रही है कि टेररिज्म के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज। एंड थर्ड, नॉन अलाइनमेंट। तो ये तीनों मुद्दे पे भारत सरकार की आप जो स्टेटमेंट देखें या हमारा जो स्टैंड देखें, उससे हमने एक चीज को एंश्योर किया है कि हम कहीं पे भी, ये जो वॉर हो रहा है, बिल्कुल वॉर के खिलाफ, और सरकार के स्टेटमेंट में भी वही कहा है, पर उसके साथ में भारतीयों की सुरक्षा, भारत देश की सुरक्षा, हमारी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, इन सबका ध्यान रखते हुए भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वॉर को रोका जाना चाहिए और डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, इसी पर जल्दी से एक एक रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। जनरल दयाल, आप किस तरह से इसको देखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए और भारत का अगर ये स्टैंड भी होना चाहिए, युद्ध की स्थिति किसी के लिए भी अच्छा। अब देखिए, 150 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। तो जो तेल का पूरा मूवमेंट है विश्व का, भारत के नजरिए से भी वो सब प्रभावित होगा। आर्थिक एक अस्थिरता आएगी, कच्चे तेल की कीमत भागती है तो।
देखिए, इसमें सिर्फ तेल की नहीं अंजना, इसमें पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की बात कीजिए, जो इंडिया और अमेरिका, जो इंडिया और कनाडा, जो ईस्ट और वेस्ट का जो कनेक्ट है वो मिडिल ईस्ट है। तो वो पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट जो है वो दुनिया में इन्फ्लेशन लाएगा, दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ेगी। और मैं समझता हूं एक बहुत मुहिम होनी चाहिए इंडिया, चाइना और रशिया की, किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए। देखिए, सॉफ्ट पावर जो है उनको कई बार अपने आप को असर्ट करके दिखाना पड़ता है कि साहब एक सीमा पार हो चुकी है, अब इसको बंद कीजिए। अयतुल्लाह ख़ोमेनी गए, आप साहब उनके पास एनरिचम कोई अगर फैसिलिटी है तो उसकी आप उसकी इंस्पेक्शन कीजिए, उसको देखिए। लेकिन अमेरिका का एंड गोल तो हुआ ही नहीं ना मिस्टर दयाल। हाँ जी, अमेरिका का एंड गोल तो हुआ ही नहीं। अगर उनके बेटा मुश्तबा ख़मेनी बनते देखिए तो फिर ऐसे तो अगर आप कल अमेरिका की रिजीम भी ला देंगे तो इराक में तो रेजिस्टेंस बहुत दिन तक चला था, सीरिया में बहुत दिन तक चला था। क्या इस इलाके को हम इस अनस्टेबल कंडीशन में देख सकते हैं? पूरे मध्य पूर्व को क्या आप अस्थिरता की ऐसी आग में श्रीवास्तव जी झोंक सकते हैं क्या, और कितने दिन तक? लेकिन देखिए, अब अगर आप देखिए तो ईरान भी बहुत आराम से बैठकर इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता है ना भाई। ख़ामेनी को मारा गया है तो वो अगर अमेरिका 2 कदम पीछे कर भी ले तो अभी तो फिर वहां का भी वो गुस्सा दिखाएंगे ना, वो तो मध्य पूर्व में फैला रहे हैं। अंजना जी, ख़ामेनी के 2 रूप थे। एक रूप था सुप्रीम रिलीजियस लीडर का जो शिया कम्युनिटी के लिए था, और दूसरा था रूलर ऑफ ईरान का। तो जो शिया कम्युनिटी की थी उसके सुप्रीम रिलीजियस लीडर के हिसाब से उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। अब ये बात रूलिंग जिस तरह उनका गवर्नेंस था उसके ऊपर नहीं है, तो ये होना ही था, ये हो रहा है। और जहां तक आपने बात की और जनरल दयाल ने ठीक से बताया कि सारे जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के लिंक्स हैं, भारत में तो इसका बहुत इंपैक्ट होगा। हमारा $100 of billions का ट्रेड है मिडिल ईस्ट के साथ। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ईरान को सऊदी अरब की बड़ी धमकी, ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये साफ साफ लिखा है अपनी इनपुट्स के जरिए, अगर हमला नहीं रुका तो जवाबी हमला करेंगे, ये सऊदी अरब कह रहा है। और जब क्राउन प्रिंस की बात आ गई, जब ये कहा गया है कि खुद क्राउन प्रिंस ये चाहते थे, उन्होंने ट्रंप को कई बार फोन किया, नेतन्याहू ने कई बार दबाव डाला और इस वजह से ये हमला हुआ है। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से छपी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब भी अब ईरान को सीधा सीधा कह रहा है अगर हमला नहीं रुका तो जवाबी हमला हम करेंगे। देखिए, ये बड़ी विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। अब हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं कि देखिए रमजान का पाक महीना है, लेकिन मुस्लिम देश ही आपस में आज किस स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि ईरान और सऊदी अरब का ये लड़ाई बहुत अभी नहीं है, बहुत सालों से किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को लेकर सऊदी उन पर टारगेट करता रहा है कि वो उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर सऊदी अरब पर भी ईरान जैसा कि लगातार ड्रोन से अपने मिसाइल से हमले कर रहा है, यूएई में आप देखिए लगातार धमाके, दुबई से लेकर कतार, दोहा, इन तमाम जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं, तो ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसको भी पता है कि ख़ामेनी को मारा है। अगर जो ख़ामेनी इस उम्र में भी खड़े रहते थे, सीधा अमेरिका के खिलाफ दहाड़ते थे, उनको मार गिराया है, हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर तो हंसाई ही होगी। तो ऐसे में वो भी अटैक किए जा रहे हैं। अब सऊदी अरब की धमकी, और इसी पर हम लोग श्रीवास्तव जी सुबह से चर्चा कर रहे थे कि ये पूरा मध्य पूर्व अगर ये विस्फोटक स्थिति बनती है इसी के लिए अच्छा नहीं। इससे एक चीज जरूर हो सकती है अंजना जी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कार्डियक अरेस्ट, पूरे ग्लोबल स्टेज पर आ सकता है और इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। भारत का 20% तेल वहीं से आता था। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने ब्लॉक कर दिया, और जो हुआ है पिछले कल से ब्लॉक्ड है, और आज आपने देखा एक टैंकर के ऊपर भी अटैक हुआ है, जो मूवमेंट करेगा उस पर हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी एक खतरनाक सी स्थिति है, इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और जहां तक आपने बात की है कि क्या ईरान के पास मिलिट्री वेयरविदॉल है कि वो इसको मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से कर सकें, तो लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। IRGC के 40 कमांडर्स मारे जा चुके हैं और हेडक्वार्टर्स का जो सिस्टम था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह कर दिया गया है। तो अपने आप में ये आप कहेंगे US और इजराइल की एक तरीके से मिलिटरली बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन असफलता कहां पर है? क्या यहां पर ऐसी रजीम आ सकती जो स्टेबल हो? क्या यहां पर वो ऐसा कर सकते हैं प्रो वेस्ट रजीम स्टैब्लिश हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, जल्दी से आपसे एक, क्योंकि आप लेबनान और इन तमाम इलाकों में जाकर आपने कवर भी किया था इस युद्ध को। अशरफ वानी हमारे सहयोगी श्रीनगर से यहाँ पर आए हुए हैं आज स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो हालात बने वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके इनपुट्स क्या बता रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे?
इसमें एक माइंड गेम भी खेला जा रहा है अंजना। दरअसल जो बार बार ये लीक वाशिंगटन पोस्ट ने की खबर की सऊदी प्रिंस ने जो है उन्होंने इजराइल और अमेरिका को आमादा किया कि वो ईरान पर हमला किए। दरअसल इजराइल की ये पॉलिसी रही है कि किस तरह से सऊदी यानी शिया और सुन्नी के बीच में इस मुस्लिम वर्ल्ड में जो लड़ाई है, जो एक शुरू से एक पैंतरा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि किस तरह से कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा मामला पड़ा है। आप कह रहे थे अभी कि जहाँ जहाँ शिया मुसलमान हैं वो सड़कों पर निकले। सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं, बल्कि जिस अंदाज से फ़लस्तीन को लेकर सुप्रीम लीडर ईरान ने एक स्टैंड लिया, किसी भी सऊदी, क्योंकि वो अरब पैलेस्टाइन जो स्टेट है वो अरब का एक हिस्सा है, अरबों ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। जब हमने देखा कि गाज़ा पर जब अटैक हो रहे थे इजराइल के, तो एक भी बात कभी उनके समर्थन में ना ही सऊदी अरब ने की, ना ही कतर ने थोड़ा सा किया, लेकिन बाकी देशों ने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर खड़ा रहा फ़लस्तीन काज के लिए या हमास के साथ, वो ईरान ही रहा। इतने सारे पिछले साल के युद्ध में भी, जो 12 दिन का युद्ध चला, उसमें भी जो है सफाया किया गया था टॉप लीडरशिप का, कमांडरों का या का, अमेरिका की तरफ से, लेकिन तब भी उसका गोल अचीव नहीं होगा। और जो युद्ध कल शुरू किया है इजराइल और अमेरिका ने, उसका गोल बिल्कुल अचीव होना नामुमकिन ही नहीं, अब नामुमकिन सा बन गया है। क्योंकि किसने सोचा था खamenei को मार देगा जाके घुस के? खamenei को मार दिया, वो तो 80 साल के थे, वहां तो नई लीडरशिप होनी थी, लेकिन क्या उस आइडियोलॉजी को बदल पाएंगे? क्या ये अपने किसी मोहरे को वहां ईरान में खड़ा कर सकते हैं? ठीक है, वो बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि अगर हमास, हुती, हिजबुल्लाह यही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था ईरान का, ऐसे में उनको कौन सपोर्ट करेगा? सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये ऐसे देश हैं जो विकास की राह पर चलना चाहते हैं। ये आतंकवाद के काले अंधेरे में घुसकर अपने आप को बर्बाद करना और ये इन सब में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, ईरान, कुवैत और यूएई के तट पर फंसे हैं कई जहाज। अब ऐसे में स्थिति जो हमने कल आशंका जाहिर की थी, आज वो आनी शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध का बड़ा असर हो रहा है, और अगर ये असर शुरू होता है, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें भागती हैं, तो परेशानियां शुरू होंगी। इस बीच आपको बता दें, चीन ने रशिया के विदेश मंत्री से बात की है। ईरान पर यूएस इजराइल के हमले मंजूर नहीं है। तो ये जो लामबंदी की बात हो रही है कि क्या रशिया, इंडिया और चाइना एक गोलबंदी करेंगे, उसको लेकर क्या होता है? अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अशोक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, किस तरह से इंडिया इस वक्त अपने आप को एक स्टैंड ले? क्योंकि देखिए, हम चाबहार पोर्ट को लेकर अगर हम देखें तो ईरान भी हमारे लिए ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, हम हथियार भी लेते हैं। ऐसे में भारत किस तरह से आगे बढ़े? हम अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फाइनल करने की तरफ बढ़ चुके हैं, टैरिफ उसने वापस लिया था। तो किस तरह से भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? और अब सऊदी अरब वाले इशू पर भी मैं चाह रही थी, क्योंकि आप इस इलाके की डिप्लोमेसी को समझते हैं। क्या सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को फोन किया? ट्रंप को जरूरत है सऊदी प्रिंस के कन्विंस करने की या नेतन्याहू के? उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर सही है? जी, बहुत धन्यवाद अंजना जी, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, तो मुझे समय दीजिए, मैं बहुत जल्दी उन दोनों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहले तो जो सऊदी अरेबिया का है, देखिए, सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई, यूएई, कतर वगैरह सब ने अमेरिका को कहा था, जो आप ईरान के ऊपर हमला मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ये इन सभी देशों में बेसेस हैं अमेरिका के, और ईरान ने ये धमकी दी थी, जो अगर हमारे ऊपर हमला होते हैं तो जो अमेरिका के जो एसेट्स हैं, जो बेसिस हैं, इसके ऊपर हम जरूर हमला करेंगे। क्योंकि पिछली बार उन्होंने देखा था, 12 दिन का जब युद्ध हुआ था पिछले साल, उन्होंने केवल इजराइल पर मार की थी, परंतु इजराइल बहुत दूर है उनसे, तो इतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ पाया। अब उन्होंने कहा जो हम इनके एसेट्स पर हम हमला करेंगे, और इन देशों ने कहा अमेरिका को, आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो मैं समझता हूं ये जो सऊदी अरेबिया का जो कहा गया है, जो MBS ने उनको कहा राष्ट्रपति ट्रंप को, मेरे ख्याल से ये इंजीनियर्ड है, ये प्लांटेड स्टोरी है। क्योंकि एक और चीज इसमें मैं बताऊं, सऊदी अरेबिया और यूएई और देशों के संबंध ईरान के साथ अच्छे होने शुरू हो गए थे। दोनों के नेता, दोनों के शीर्ष नेता, दोनों के विदेश मंत्री एक दूसरे देशों में जा रहे थे, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। दूसरी बात है, जो आपने भारत के बारे में पूछा, भारत को क्या करना चाहिए। मेरे विचार से भारत की जो एक स्टेटमेंट आया है, बहुत ही नपातुला स्टेटमेंट है। देखिए, सब जानते हैं, और आपके इस प्रोग्राम को देखने सुनने वाले सभी जानते हैं, जो भारत के वहां पर
बहुत ही ज्यादा हित निहित है उस क्षेत्र में। आपने तेल के बारे में बात की, आपने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की। मेजर जनरल बिशंबर दयाल और हमारे और जो वो हैं एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बात की कम्युनिकेशन के, कनेक्टिविटी की। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। यूएई का बड़ा दावा है, यूएई रक्षा मंत्रालय का ये दावा है, और वो अपनी तरफ से देखिए दुबई पर लगातार धमाके हो रहे हैं। ये आपने देखा, ईरान ने दागे 165 बैलिस्टिक और 2 क्रूज मिसाइल्स। ये यूएई के रक्षा मंत्री, देखिए दुबई, अबू धाबी सेफेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता था सुरक्षा के नजरिए से। अगर आप देखिए तो कभी शायद वहां की जनता ने चिंता नहीं की होगी, और किसी ने असेस भी नहीं किया था कि ईरान जो कह रहा है उसको वाकई कर देगा, को वाकई इन मुस्लिम देशों पर हमला कर देगा। लेकिन ईरान ने ऐसा कर दिया क्योंकि उसने कहा कि हम अकेले क्यों उसको झेलें, आओ कुछ आग तुम्हारे यहाँ भी पहुंचा देते हैं ताकि तुम भी समझो कि ये क्या स्थिति बनती चली जा रही है। अब यूएई रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा है। अशोक जी, इस पर आपका रिस्पॉन्स, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। जी, इसके ऊपर पहले मैं रिस्पांस दे दूं। मेरे विचार से ये ईरान ने जो काम किया है बहुत ही ब्लंडर किया है। उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये वाले जो देश थे, जैसे मैं बता रहा था, ये राष्ट्रपति ट्रंप को बता रहे थे जो आप हमला नहीं करिए, तो ये तो उसका साथ दे रहे थे, परंतु और उनके संबंध बेहतर हो रहे थे, परंतु इनके ऊपर हमला करके ईरान ने अपने लिए ही मुश्किल मोल ली है। भारत की बात मुझे बस बहुत जल्दी में कहने दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय है अंजना जी, वहां पर हमारे 90 लाख लोग हैं वहां पर। आप देख रहे हैं जब ये दुबई से, यूएई वगैरह वगैरह से, सब जगह से फ्लाइट्स सस्पेंड हुई हैं, तो बहुत भारतीयों को इसको मुआवजा चुकाना पड़ रहा है। कनेक्टिविटी वगैरह तो खैर, परंतु सबसे ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण, इन सब की सिक्योरिटी हमको वो निश्चित करनी है। और इसीलिए हमने जो अपनी स्टेटमेंट की है बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए ट्रेड की, व्यापार की तरफ से भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारा तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके साथ हमारी तिजारत होती है। सऊदी अरेबिया चौथा सबसे बड़ा देश है, वहां से निवेश बहुत आता है। परंतु आखिरी बात, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये आता है, तेल नहीं आना हमारे पास आता है, हमारी सरकार ने कल बताया है जो हमारे पास 74 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। और हम जानते हैं जो इस युद्ध का अंत अगले 3, 4, 5 दिन में कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है, इसी पर आ जाते हैं। जनरल दयाल, क्या आपको भी लग रहा है कि ये 4-5 दिन खींचेगा? देखिए खींचेगा 5-6 दिन तो युद्ध खींचेगा, क्योंकि जो लीडरशिप जिसको प्रमोट करना होगा अमेरिका ने, उस लीडरशिप से वो निगोशिएशंस में होगी। एक सेकंड लाइन हार्डलाइनर लीडरशिप है। सबसे बड़ा डर अंजना ये है कि इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम अगर है तो वो वेपन ग्रेड में नहीं है, उसको आप डिलीवर नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कंटेमिनेट कर दें किसी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये होना ही वो है, एक एंटी जो वर्ल्ड जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं उनके हाथ में अगर कोई कंटेमिनेशन का अगर कोई जरिया हुआ तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो युद्ध खिंचेगा, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती इधर 2-3 महीने तक। रशिया चाइना किस हद तक इन्वॉल्व होंगे श्रीवास्तव जी? चाइना तो सिर्फ बयान देंगे, दोनों चाइना और रशिया भी कोई साजो सामान नहीं देगा। लेकिन एक बात जरूर है, जो 440 किलोग्राम की हम बात कर रहे थे पिछले, जब पहला जून 25 में अटैक हुआ था, अब सबसे बड़ी चीज है कि डर्टी बॉम्ब को आप एब्सोल्युटली रूल आउट नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर वो चला दिया गया, जो अभी आज उन्होंने कहा है कि फतह 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। फतह 2 जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है, लेकिन वो टर्मिनल फेज में मैनोवर भी करती है। इसलिए उसको इंगेज करना, कोई भी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ये नहीं बता सकता कि उसको हम पॉजिटिवली 100% इंगेज करेंगे। अगर वो लीक थ्रू होता है और उसके अंदर अगर इस तरह की कोई उन्होंने डर्टी बॉम्ब का वो किया हुआ है एज ए डेस्परेट, एंड वो वंदे से ना, जब पुश कम्स टू शव, तब उसमें बहुत खतरा पैदा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इकोनॉमिक जो कार्डियक, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सर, अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल पर ईरान ने फिर से हमला किया है। आज ईरान काफी हद तक अगर आप देखें तो वो आक्रामक इस वक्त दिखाई दे रहा है। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ये मिसाइलें क्या सक्सेसफुली इंटरसेप्ट की गई हैं या वो मिसाइलें सक्सेसफुली वहां पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुई हैं, इसके बारे में जैसे जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन पूरे तेल अवीव में फिर से सायरन्स बज रहे हैं इस वक्त, तो ये इस बात का संकेत है कि वहां पर इस वक्त अटैक
हो रहा है। अशरफ, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर, उसके बाद मैं रोहन जी के पास जाऊंगी। देखिए, कुल मिलाकर देखिए, अब इसको अब अमेरिका, अगर आप देखिए अमेरिका के नजरिए से खामनेई का अंत, अब इतने दशकों से खामनेई ने जो जड़ें अपनी वहां पर जमा ली थी, वो एक टॉप हेड को अगर आप हटा देते हैं तो एक झटका तो लगता है। और ये मतलब उससे लॉस के लिए आप यहाँ बॉम्ब, मैं तो दुबई में बात कर रही थी एक उद्योगपति से, वो कह रहे थे कि हम दुबई में हैं, दुबई से आबू धाबी है 150 किलोमीटर, वहां से भी 100 किलोमीटर आगे है अमेरिकन बेस। अमेरिकन बेस पे मार नहीं पा रहे हैं, और ये उनका जो प्रिसिशन लॉस प्रॉब्लम ऐसा है कि वो यहाँ दुबई में जहां तहां गिरा रहे हैं छोटे छोटे ड्रोन। वो प्रिसिशन लॉस नहीं है, वो इंटेंशनली एयरपोर्ट पे भी निशाना बनाना चाहते हैं ईरानी मिसाइलों से, और साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में, जो उन्होंने जॉर्डन में भी किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो अभी हमारे ये साथी भी कह रहे थे कि क्या जो खamenei, क्या उल्टा अमेरिका और इजराइल के लिए तो ये इसका असैसिनेशन जो खamenei का है वो तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने ईरान को किसी ने रोका था एटम बम बनाने से, वो खamenei थे। वो धार्मिक तौर पर कह रहे थे कि अगर तुम ये विनाशकारी है ह्यूमैनिटी के लिए एटम बम, हम नहीं बनाएंगे। तो उसको लेकर लब्बैक कहा था पूरे साइंटिस्ट्स ने, नहीं हम नहीं बनाएंगे एटम बम। और लेकिन ये कहां से आई जानकारी? नहीं, तीन दिन पहले, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ओपनली कहा है। तो आप कह रहे हैं कि ईरान में खामनेई की मर्जी के खिलाफ फोर्दो में और इस्फहान में न्यूक्लियर साइट्स चल रही थी, और न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइट्स चल रही थी सिविलियन यूज के लिए, पावर सप्लाई के लिए, लेकिन एटम बम बनाने के लिए नहीं। उन्होंने इनरिच किया यूरेनियम, लेकिन अब 2 दिन पहले जब ये हमला नहीं हुआ था, IRG ने कहा कि अगर वो चाहेंगे वो 48 घंटे के भीतर न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि सुप्रीम लीडर का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी वर्ड जो है वो आदेश होता है। ईरान में जो वो कहते थे वो मानना था, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति थे, वहाँ के जुडिशरी थी, वहाँ के साइंटिस्ट थे, वो उनको सुप्रीम लीडर की बात माननी थी। उसने तय किया था कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है, तो ईरान ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। लेकिन अब जो है, अगर ज्यादा सर के ऊपर से ईरान पर हमले आएंगे, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और फिर इनमें जो है गल्फ कंट्रीज भी शामिल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो विकल्प खड़ा है। तो क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? रोहन जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। मुझे नहीं पता आप किस हद तक बोलेंगे, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति बनती है और मध्य पूर्व में सफलतापूर्वक एक बहुत ही अस्थिर स्थिति पैदा करने में ईरान कामयाब हो जाता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि खामनेई जिंदा भी उतनी ही बड़ी परेशानी था और मरने के बाद भी उतनी ही बड़ी परेशानी बन रहे हैं, नाक में दम? अंजना जी, मुझे लगता है ये बहुत जटिल परिस्थिति है। कभी कोई इंटरनेशनल जब वॉर होता है तब उसके 2 पहलू होते हैं। जो देश वॉर करता है उसके एक ऑब्जेक्टिव होता है, और जो सामने वाला देश है उसको डिफेंड करता है। अगर हम ईरान की बात करें, जिस प्रकार से हमास ने इजराइल पे हमला किया, 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हुई, और हमास के पीछे समर्थन में कहीं ना कहीं ईरान खड़ा था। हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हूती हो, कहीं ना कहीं ईरान का रोल वहां पे रहा है। और उसके सामने अगर किसी देश की संप्रभुता पे वार किया जाता है तो वहां पे भी सवाल उठते हैं। तो ये इतनी जटिल परिस्थिति, और इसीलिए अगर हमारे देश का, हमारी सरकार का आप स्टेटमेंट देखें, बहुत नपीतुली बात की है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तो हम सम्मान करते ही, पर हम आतंकवाद के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। तो मुझे लगता है वो स्टैंड हमारा बहुत क्लियर करता है, पर आने वाली परिस्थिति तरल है, और इसको हम धर्म से जोड़ के भी ना देखें कि जिस प्रकार से अभी देखा, आपके चैनल पे कहा कि सऊदी ने जिस प्रकार से ईरान के ऊपर वहां पे उनको चेतावनी दी, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान अपने रिटेलिएशन में आजू बाजू वाले देश जो इस्लामिक कंट्री है वहां पे भी वार करके एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिससे वॉर रुक जाए। तो ये परिस्थिति बहुत जटिल है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज की अहम बैठक जो प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से वो बैठक बहुत अहम रहेगी, हमारी सुरक्षा के, भारतीयों की सुरक्षा से एंगल से। जनरल दयाली से यही सवाल मैं आपको थ्रो कर रही हूं कि क्या जिंदा भी उतनी ही बड़ी परेशानी और उनकी मौत भी है? इस तरह का एक अपराइजिंग अगर हो रहा है अलग अलग जगहों पर, आप इराक में देखिए, इसमें कोई शक की बात इराक नहीं में है। आप देखिए पहुंच गए अमेरिकन नहीं, और आप देखिए इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद, इतनी पैरालिसिस के बाद, इतनी कंफ्यूजन के बाद, इतने फियर के बाद, अगर ईरानियन आज सेकंड डे पर काउंटर अटैक कर रहे हैं और 5-6 कंट्रीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो खुमैनी के सिग्नेचर्स हैं, जो उसका इफेक्ट है वो जारी है। और देखिए, अगर कल ये जो प्रेसिडेंट है और जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज फॉर्मूला निकालेगा अमेरिका, अगर ये कल कंप्रोमाइज भी करते हैं तो जो इफेक्ट है, 45 ईयर्स उन्होंने एक ढांचा बना रखा है, आज 2 जनरेशंस में उनकी पकड़ है, तो ये दूर तक जाएगी। और देखिए अंजना, पूरी कंट्रीज
कितना गलत काम कर रही है। एक इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है, एक कंट्री टू कंट्री एक वायलेशन है कि भाई आपने उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। एक लीडर उसको, जो उनका सुप्रीम लीडर, उसको रिलीजियस एंगल दे रहे। अगर आप रिलीजियस एंगल देंगे तो पूरे देश में, दुनिया में कब तक आप ये रिलीजियस वॉर पे चलते रहेंगे, कब तक आप इसको बढ़ाते रहेंगे? ये है इंटरनेशनल ऑर्डर, सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्री, वीक कंट्री का वायलेशन। ये है पहले अमेरिका ने वायलेट किया, जो कंडमनेशन, जिसको हमें कंडम करना चाहिए। उसके लेकिन बाद खामेनेई किस, इन्होंने भी एक काउंटर क्वेश्चन है, खामेनेई किस आधार पर सुप्रीम लीडर बने हुए थे? मैं तो कहीं नहीं रहा हूं, मैं तो ईरान की प्रभु सत्ता की बात कर रहा हूं, मैं तो ईरान की सॉवरेनिटी की बात कर रहा हूं। अरे लेकिन ये सवाल भी तो है ना कि खामेनेई किस आधार पर सुप्रीम लीडर बने थे? उन्होंने बनाए हैं रिलीजन, धर्म, कट्टरवाद, देखिए क्या बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुन, देखिए बात सुन, अगर आप इसको रिलीजन एंगल देंगे तो लोग उठेंगे साहब। आप इसको एक तो वही तो कोशिश कर रहा था इतने दिन, वो यही कोशिश कर रहा था कि मैं पूरे के पूरे जो इनका समाज है उसको एक साथ कर। तो वो तो हम वी आर हेल्पिंग हिम। हमें तो क्रिटिसिज्म है तो कंट्री की सॉवरेनिटी का। अयतुल्ला खामेनी तो साहब अगर श्रीवास्तव जी आप सहमत हैं उनसे? मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जनरल दयाल ने हल्ला बोल दिया है कि ये खामेनी की क्या है, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, लेकिन उनकी जड़ों को मजबूत होने के साथ साथ एक तबका जरूर उनके साथ था, जो एस्टैब्लिशमेंट का, जो ओलिगार्क्स हैं, जो वहाँ की रिच कम्युनिटी है, जो आईआरजीसी के मेंबर्स हैं, और जो आप देखिए आईआरजीसी वाज बेटर प्लेस देन वहाँ की रेगुलर आर्म फोर्सेस। अगर आप ऐसे देखें तो एक पकड़ थी, लेकिन जनमानस जो वहाँ का है उनकी भी एक विचारधारा थी, और आपने उसके पहले ये सब देखा जो वहाँ विद्रोह हुआ, लेकिन उसको दबा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, उनके दो स्वरूप थे। एक स्वरूप था सुप्रीम रिलीजियस लीडर का, उसके लिए लोग उठ के खड़े होंगे क्योंकि ये एक रिलीजियस आघात हुआ है शिया कम्युनिटी के ऊपर। और दूसरा उनका रूलिंग जो डिस्पेंसेशन था, जो क्रूर माना जाता था, जिसके ऊपर जनता के ऊपर दबाव था, महिलाओं के ऊपर दबाव था, और हर तरह की चीजें थी। ठीक है, उसके साथ लोग नहीं थे। एक बार मैं जल्दी से आना चाहती हूँ ट्रंप की धमकी पर। कि अभी ये कहा जा रहा है ये बहुत फैल जाएगा। मेरा आकलन ये है कि आने वाले एक हफ्ते के दिन आप जरूर इस चीज को कम होता पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने वेयरविदॉल नहीं है मिलिट्री के कि वो इसको सस्टेन कर सकें। देयर इज नो सस्टेनेंस पावर। ठीक है, जल्दी से अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अजय जी, भारत का स्टैंड यही, रोहन जी जो बता रहे हैं और जो भारत की तरफ से कहा गया है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, बतौर भारत का मुख्य विपक्ष क्या कहेंगे आप? ये युद्ध कितनी बड़ी चिंता का विषय है पूरे विश्व के लिए, और आपका क्या नजरिया है इसको देखने का? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस युद्ध का कठोर शब्दों में निंदा करती है। एक तरह से ईरान पर थोपा गया युद्ध है। नेतान्याहू के उकसावे और अमेरिका में जो बैठे हुए युद्ध लॉबी है, उनके कारण ट्रंप ने भी जो है ये युद्ध का ऐलान किया, जबकि ऑलरेडी डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत चल रही थी। तो एक तरह से एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, जैसे जैसे खबर आएगी बीच में टोक रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, ईरान में महायुद्ध पर पोप का बड़ा बयान आया है, और वो कह रहे हैं कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, गहरी चिंता के साथ नजर रखें। 24/7 आप वर्किंग कर रहे हो, हम भी नजर बनाए हुए हैं। वर्किंग 24/7। हिंसा का चक्र खत्म करने की अपील पोप कर रहे हैं कि ये पूरा जो विशेष साइकिल ऑफ वायलेंस है वो रुकना चाहिए, कूटनीति से विवाद को सुलझाएं, और यही तरीका भी होना चाहिए। मतलब आज के युग में ये जो अलग अलग वॉर फ्रंट्स पूरे विश्व में खुले हुए हैं, आप आज के युग में डिप्लोमेसी करना नहीं चाहते हैं, या फिर उसकी आड़ में आप अपनी ये ले जाते हैं कि भाई हम जिनेवा में बात भी कर रहे हैं, हम इधर अटैक भी कर रहे हैं। तो ये दिखाता नहीं है कि आप जिस सदी में जी रहे हैं उसके हिसाब से मानसिकता, या फिर आपको लगता है कि हथियार बिक रहा है, हथियार इस्तेमाल हो रहा है, धंधा चल रहा है, अपनी संप्रभुता, अपना सुपर पावर दिखाने का वक्त आ चुका है? ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स एट प्ले हैं, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता ना अजय जी, अमेरिका की इस बात में ये होगी कि भाई आप इस तरह से एक देश पर हमला करते हैं, लेकिन अजय जी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है ईरान का? तीन आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इराकी मिलिशिया भी। अब उसका क्या करे आदमी? झाल बजाए देखते रहे अपने लोगों को मरते हुए? अजय जी नहीं ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह वाकई चिंता का विषय है, और जो भी आपने बात रखी है सभी कहीं ना कहीं इस दायरे में आता है। पर एक भी सच्चाई हमको स्वीकारना है,
जैसा कि यूएई पर अभी जो जिस तरह का दुबई पर अटैक हो रहा है, लगभग 35 लाख भारतीय हमारे हैं, और पूरे यदि पश्चिमी एशिया की बात करें तो 87 से 90 लाख लोग वहां हमारे हैं। हमें उनकी चिंता सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नागरिक हैं, और राष्ट्रीय हित हमारा जो मूल्य जो है, हमारे नैतिक सिद्धांत जो है, साथ में जो हमारी चिंताएं हैं, इन चिंताओं को सरकार को एड्रेस करते हुए समन्वित एक पॉलिसी अपनानी चाहिए। आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह प्रधानमंत्री जी को या तो जानकारी नहीं थी, या अनजाने में चले गए, या कुछ जानबूझ कर गए, और जिस तरह से प्रशंसा के कसीदे नेसिट में नेतान्याहू के लिए किया, उससे दर्जनों जो अरब देश के जो लोग हैं उनमें संदेह भारत के लिए पैदा होगा कि भारत क्या इजराइल के साथ है, जबकि हमारी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी शुरू से रही, और वो न्यूट्रलिटी जो आज से नहीं, 1953 से हम उसको डेवलप करके लाए थे भारत को, और इसीलिए हम निरपेक्ष होकर के विश्व में अपनी जो एक अलग व्यक्तित्व बनाने का ख्वाहिश रखते थे। हमें किसी का पिछलग्गू नहीं होने का प्रयास करना चाहिए। भारत को अपनी स्पष्टता के साथ आतंकवाद के भी विरुद्ध यदि हम संप्रभुता किसी देश पर खतरा हो तो उसके भी विरुद्ध में है, और कोई भी देश किसी पर दादागिरी करे हम उसके भी विरुद्ध में है। यही हमारी स्टेटेड पॉलिसी रही है भारत की, और भारत के मूल्य यही रहे हैं। इन नैतिक मूल्यों पर भारत सरकार को आगे बढ़ना है। भारत के सभी लोग और भारत की सभी पक्ष और विपक्ष सरकार का इन मूल्यों पर साथ देगी। सरकार को भी ध्यान रखना है कि भारत का नैतिक मूल्य बरकरार रहे। यह बड़ा संकट का दौर है, वैश्विक शांति स्थापित होनी चाहिए, तभी जाकर के रास्ता खुलेगा। इससे सिर्फ भारत को हानि नहीं, पूरे वैश्विक समाज को हानि होगी, और हम मानवता के कहीं ना कहीं पोषक हैं, और ये जो युद्ध हो रहा है मानवता का दुश्मन जो लोग हैं वही इस युद्ध को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्ती और दुश्मनी नहीं, हमें एक मापदंडों के आधार पर इस पूरे इशू को देखने की जरूरत। रोहन जी का एक जल्दी से रिएक्शन इस पर ले लीजिए। रोहन जी, देखिए, बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोग इजराइल गए तो उसके लिए कोई दूसरे देश नाखुश हो गए। कैसे? हमास के साथ इजराइल भी जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने वही बात की कि इजराइल जब हमारा एक डिफेंस पार्टनर है, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों देश डिफेंस की स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे किसी के खिलाफ हो गया? जो पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आज आप हमास ने जो किया उसकी भी निंदा कीजिए, और इसीलिए गाजा में पीस प्रोसेस का भी मोदी जी ने समर्थन किया। तो यही हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है। अलाइनमेंट तो आपका है, आपको हर चीज में राजनीति देखनी है, तुष्टीकरण देखना है। बिल्कुल नहीं, आतंकवाद के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज। वहां पे कोई धर्म की बात ही नहीं है। अगर आप उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, तो जब ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री के ऊपर वार कर रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? तो मैंने इसीलिए बहुत सदी तरीके, राजनीति का समय नहीं है अंजना जी, पूरे देश को साथ में खड़े रहने का समय है। उस टाइम पे दुख होता है कि विपक्षी पार्टियां इस समय भी राजनीति कर रही है। देश का स्टैंड बहुत क्लियर है, वी आर नॉट अलाइंड टू एनीबॉडी, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेररिज्म, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू रिस्पेक्ट टेरिटोरियल संप्रभुता या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये तीनों चीज हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है कि आज भी ये कहना कि हम इजराइल जाके आए, ये आज राजनीति नहीं करनी चाहिए अंजना जी। मैंने एक शब्द भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, पर कांग्रेस के प्रवक्ता चाहते हैं कि राजनीति हो तो आपको देश को जवाब देना पड़ेगा कि जब हमास ने 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, तब आपकी पार्टी सिर्फ एक कंडेम करके चूक को हो गई चुप। गाजा के साथ आप खड़े, तो हमास में जो मरे उन लोगों की क्या गलती थी? आज ईरान के साथ आप बात कर रहे हैं, हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हर जगह पे ईरान ने सपोर्ट का काम किया। उसके खिलाफ आप क्यों एक शब्द नहीं बोलते? हर चीज के खिलाफ बोलिए। ईरान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे वार हुआ है, भारत ने उस पर भी सवाल उठाया, और यही भारत की विदेश नीति की विशेषता है कि हम कभी भी किसी गलत चीज के साथ खड़े नहीं रहते। और इसीलिए जब पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं, भारत एक चट्टान की तरह खड़ा है, 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करके एक मैसेज विश्व में दे रहा है कि भारत शांति चाहता है, युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं। और यही होना भी चाहिए। अजय जी हैं क्या? अजय जी से मुझे बताया जा रहा है कि शायद उनकी आवाज कट गई है, और दिखा दीजिए अगर दिख रहे हैं तो। अच्छा, अब उनका सोर्स ये हो गया, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये धर्म के आधार पर लामबंदी तो हो रही है अशरफ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नहीं, ये तो बिल्कुल है ना। हाँ, तो ऐसे में भारत को के हित में तो यही है कि आप, अजय जी आ गए, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। रोहन जी जो बोल रहे हैं उस पर अजय जी आपका जल्दी से रिएक्शन। आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है। अंजना जी, हाँ। रोहन भाई ने जो भी बात रखी है, रोहन जी, हम देश के इस मुद्दों पर साथ हैं, पर मोदी जी ने जो काम किया है ना, मोदी जी क्या इतना अनभिज्ञ थे? पूरा देश जानता है। अंजना जी रोज दिखा रही थी कि कभी भी ईरान पर ये लोग जिस तरह से बंदी कर रहे हैं चारों तरफ से, कभी भी उसकी सीमाओं पे अतिक्रमण किया जा सकता है, उस पर युद्ध ठोका जा सकता है, और वो हो भी गया 2 दिन आने के बाद ही
तो क्या मोदी जी को ये जानकारी नहीं थी? ये कैसी डिप्लोमेसी? क्या ऐसे जाकर के झप्पी लेने से डिप्लोमेसी हो जाएगी? हे और की करने से डिप्लोमेसी होती है? विश्व के मानस पर क्या गया इसका असर? पश्चिमी एशिया पर क्या असर गया? ये असर हमारी जो विदेश भारत जो है कहीं ना कहीं चला गया इजराइल के साथ, और इजराइल में नेतान्याहू की प्रशंसा एक दिन में तय नहीं होता है, चमचागिरी की सारी पराकाष्ठा को मोदी जी ने अपने मेडल पाने के लिए खो दिया कि उसको फादरलैंड बना दिया। आपका इजराइल फादरलैंड हो सकता है, भक्तों के बाप का वो घर हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वो नहीं है। ये बात कही है मोदी जी ने जाकर के, शर्म नहीं आती है आपको? जब 2 दिन के बाद ये युद्ध शुरू हो गया, पूरे विश्व को ये पता है कि कभी भी हो सकता है, फिर भी मोदी जी जाकर के वहां इजराइल में अपना मेडल ले रहे हैं। और देश का जो है, जो नैतिक मूल्य देश का है, निष्पक्षता का, निरपेक्षता के मूल्य को गिरवी रखने का काम, वैश्विक शांति के विरुद्ध बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो देश का सम्मान बढ़ा, इंटरनेशनल उससे भी क्रिमिनल आपको कोर्ट ने, अरे सुन लीजिए, जिस बीच प्रकार बीच से में चिल्ला रहे प्रधानमंत्री हैं का आप, सम्मान था, सिर्फ चिल्लाइए उसमें भी मत। आपको आपत्ति है। आपके बीच में मैंने क्या नहीं बात बोला कर रहे हैं है, आप लोग? आपके बीच में नहीं कितने बोला है, हाशिए में ये चली गलत गई बात है है। कांग्रेस पार्टी। इंटरनेशनल हर चीज का क्रिमिनल विरोध कोर्ट करते ने हैं। रोहित जी, वो पूरा कर ले, रोहन जी, जैसे पूरा करते हैं मैं आपसे जवाब लूंगी। उस Let him आतंकवादी complete. के साथ Please. मेडल पहनना, ये आपको ये शर्मनाक नहीं है क्या? इस देश के लिए शर्मनाक है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिसको आतंकवादी घोषित किया है, नेतान्याहू को, वहां पे मेडल लेके जबरदस्ती हाथ मिलाकर एक दूसरे से गला पकड़ के और जब पैलेस्टाइन में जाकर अजय उपाध्याय जी, जब वहां पर सर्वोच्च सम्मान मिला था, तब आपने कौन सी ताली बजा दी थी? इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन में भी सर्वोच्च सम्मान मिला था। पहले भारत सरकार को यह तो समझने की जरूरत है, नहीं, भारत सरकार को यह तो समझने की जरूरत है, युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, आपको अभी जाकर के वहां क्या दर्शा रहे हैं आप क्या इससे मैसेज खराब नहीं होगा? अंजना जी, मान लीजिए अभी के दौर में आप सवाल पूछिए, लेकिन थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इतना ही बस अपील है। रोहन जी, उनकी बात पर जवाब दीजिए। नहीं, तो क्या, तो प्रधानमंत्री जी को भी तो रखना चाहिए। वही चीज कहूंगा, इनकी आप भाषा देखिए, हे के मजाक कर रहे हैं क्या? आप देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पेट में तेल खोल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का वहां पे सम्मान हुआ। आपने वहां पे झूठ फैलाया है कि प्रधानमंत्री जी जब गए बोलने खड़े हुए, वहां से विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहां विपक्ष के नेता ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं, हमारा आंतरिक मामला है, ये विपक्ष की मैच्योरिटी थी। आपसे क्या अपेक्षा रखेंगे? आप सीखिए, एटलीस्ट इजराइल के विपक्ष से सीखिए कि किस प्रकार से बर्ताव किया जाता है। ये आपकी भाषा है। हमारे प्रधानमंत्री का शेड्यूल पहले से तय होता है। आप कैसे कह सकते हैं अरे युद्ध होने वाला तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों चले गए, कैसे मेडल हो गया, ये क्या तरीका है? आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। देश के अंदर कोई भी राजनीतिक मुद्दे पे आपका अधिकार है कि सवाल उठाइए, पर इसी प्रकार की मानसिकता के कारण आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग हो गई है। प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को मिला है, व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिला है। भारत में यही दिक्कत है कि मतलब सब कुछ ऐसा हो जाता है ना, अपने अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट की हो जाती है। ये जो स्थिति है भारत के मद्देनजर, उस पर चर्चा हो रही थी हमारी, और देखिए कहाँ चला गया। देखिए, अब ये पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, इस पर मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं, ये मेरा क्षेत्र नहीं है और न मुझे इसका अनुमान है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जहाँ तक मिलिट्री संतुलन का सवाल है और जिस तरह की स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में आना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मेरा एक आकलन ज़रूर है कि अभी जो फाइटिंग पावर, जो रेजिडुअल फाइटिंग पावर बची है, वो ईरान के पास लिमिटेड है। वो जो अगर अभी जो भी कर रहे हैं, यू कैन से दे स्पार्क बिफोर दे डाई आउट, तो उस तरह का स्पार्क है। क्योंकि हमें ये पता था उनके पास इन्वेंट्री, लार्ज इन्वेंट्री है मिसाइल्स की और ड्रोन्स की तो बहुत ही लार्ज इन्वेंट्री है। तो ये छोटे मोटे अटैक आसपास हो सकते हैं, लेकिन इजराइल पर अटैक करने के लिए उनको दूर मार करने वाली मिसाइल्स चाहिए, जो उनके पास हैं। हथ-1 है, हथ-2 है, और उसमें हथ-2 जो है, हथफ-2 जिसको बोलते हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। कितने नंबर्स हैं? वो लिमिटेड नंबर्स में हैं। लेकिन अगर वो अटैक होता है, मेरे मन में आ रही है, जल्दी से जनरल डायरेक्टर उसके मैं अशरफ के पास जाऊंगी कि ये इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया रूवेन अज़ार आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। यरूशलेम से वो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू। I would first want to get this off. Do you understand a little bit of Hindi? Is it possible for you to respond in Hindi? Unfortunately not. Okay, so let's go about this interview in English. A very warm welcome to you on Aaj Tak, but the circumstances in which we are talking right now are not very, very fortunate. There is a full-fledged eruption of war between Israel
and Iran, and the consequences are now going forward to the other Middle East nations. How is Israel looking at this, and what is the big update that you would like to give us from the Israeli perspective on this war, sir? Well, thank you for this opportunity. Israel is determined to neutralize the military threat, the existential threat coming from Iran, and this time we are doing it in full coordination with the United States. After numerous attempts of trying to resolve this diplomatically, you probably saw the negotiations that were taking place. Unfortunately, the Iranians were refusing to negotiate the ballistic missile program, were refusing to negotiate their sponsorship of terrorist organizations in the region, and even on the military nuclear realm, the Iranians weren't really cooperating with us. So we had no choice but to take action, and we took action decisively. We are targeting more than 2,500 military targets in Iran, and we hope to completely neutralize this threat in the coming days or weeks. Ambassador, sir, my next question to you would be, in the wake of the fact that Ayatollah Ali Khamenei, the supreme commander of Iran, the supreme leader, has been killed now, three big questions on this. What were the intel sources or intel inputs on account of which it was achieved successfully? Two, how does Israel and America see the growing influence of this war in the Middle East countries, because Iran is continuously attacking from UAE to Saudi Arabia? And third, is it true that apart from Netanyahu, because Washington Post of America, the newspaper, is claiming that Benjamin Netanyahu, your prime minister, and the Saudi prince were influential through various repeated phone calls in convincing Trump to attack Iran? Well, I'll start from the last one. This decision was entirely a decision of the American president. I think he had enough reasons to take action, because it was his policy to neutralize the Iranian threats. And he has said openly many times in the past that if the Iranians do not cooperate with the diplomatic effort the United States is leading, they are going to suffer the consequences. So I think that to that regard, it didn't need any convincing from the part of Israel or Saudi Arabia. I think we've been looking at this eye to eye. Israel has made an effort for years to try to actually resolve this diplomatically. Unfortunately, it didn't work, because the Iranian regime continued with their effort to build a nuclear arms, continued with their ballistic missile program, and a plan of annihilation of the state of Israel. So we had to take action. Now, we are hoping that this action will lead also to change in the regime. And we hope that the Iranian people embrace this moment and actually create change in the regime. We are not sure it's going to happen, and we are concentrating in targeting military targets, but we certainly hope it will happen. Now, you asked another two questions at the beginning. Could you repeat them? Was what were the intel inputs on which such a precise attack on Ayatollah Khamenei could be carried out and he was killed? Well, you know, Israel has been investing billions of dollars in gathering intelligence in Iran because we knew the nature of the threat. We knew that we had to defend ourselves, and this is not new. This has been going for many years. The Iranian regime, and especially what is called the supreme leader, Ali Khamenei, he was personally responsible of this buildup against Israel. He was personally responsible of commanding the killing of many, many Israeli citizens, as well as American citizens and citizens of the region. So we had to gather the intelligence. Unfortunately, we've been able to locate the time and place of his gathering with this top military brass. And the second question that I asked you before actually needs to be addressed more carefully, because contrary to the fact that there will be a very smooth regime change in Iran, what is happening is that they are declaring Al Khamenei's son, Mojtaba Khamenei, as the successor or the next supreme leader. So how will you stop the Khamenei influence in Iran? And then, if this fire is spreading to the Middle East countries, if they are attacking UAE,
if they're attacking Saudi, Iraq, other countries, what happens Well, to the regional instability that will probably affect the whole world, sir? Well, first of all, regional instability is the result of the Iranian attitude towards the region. Our region has been very unstable as a result of the Iranian attempt to take over countries in our region, to launch terrorist attacks and missile attacks against many countries in the region. And therefore, we think this region might be much more stable, either when this regime is gone or when we neutralize their capabilities to continue attacking the region. Now, it's up to the Iranian people to decide whether this can happen or not. We are doing the best that we can with the tools that we have. And yes, the Iranian regime has been attacking different targets, including civilian targets in the region. That is a very dangerous escalation and is another reason why we have to be determined and we have to continue this operation until the threats are neutralized. How will the regime change happen if Mujtaba Khamenei, the son of Ayatollah Khamenei, has been declared the supreme leader? It is the ideology that you were fighting, as far as we can make out. And in that case, he will obviously be following the father's ideology. So then how does the regime change happen? Well, as you know, Mujtaba is not a popular leader and is even less popular than his father. So the question is whether the machinery of oppression, terrible oppression, that this regime has been exercising against the population, whether that oppression is going to be successful in keeping Iran from changing. Because we know the Iranian people want change. They've been begging for that. They've been going out to the streets in the millions for that. And we hope that it will go to the streets again. But it's up to them. It's not up to us. But how will this happen, sir? Because we are showing visuals to our viewers as well. There are numerous people also gathering in cities like Isfahan and Tehran who are mourning his death. How does Israel view that? And there are also people that are celebrating his death. We have seen footage coming from different sources with people dancing in the streets, people shouting from buildings. Of course, people are intimidated because they know that the Basij forces are patrolling the street as we speak. So we don't know what will happen. I think that unlike in the past, the continuation of this military action, both by Israel and the United States, bears the capability, the potential of getting the people to decide that they want change. I don't know, again, whether this will happen or not, but we have to be patient and see whether it happens or it doesn't happen. Anyway, even if it doesn't happen, Israel had to take this action for the sake of our defense, for the sake of impeding the Iranian regime to continue with their execution of their program to annihilate our state. I want a little bit information, dear Ambassador, on what is happening in Israel right now, because there are reports and inputs coming in that Iran has accelerated its attack on Israel, and there has been a missile attack on Beit Shemesh, and some casualties have been reported and loss of life. Can you give us an update on how many attacks, if possible for you, Iran has done through its missiles? Which cities are most affected, or have most of them been successfully intercepted? Well, we are seeing our defense systems intercepting the vast majority of the incoming missiles and drones. Unfortunately, some of them penetrate, and that resulted in injured people in different locations, different cities, as you mentioned, including the killing of a woman in Tel Aviv yesterday night. My sense is that the Iranian capability does not match the capability they had back in June, because now they are being targeted not only by Israel, but also by the United States military machinery. And now that they are expanding the number of targets and targeting not only Israel, but also other countries, I am pretty positive that in the coming days we're going to see a very serious degradation of their capability to continue hitting Israel. But we are bracing for this moment. We are keeping our people in shelters. We are going out only for
necessary actions of buying food, and we are waiting, like the rest of the world, to see whether the military effort the United States and Israel are taking is going to bear results in the coming days. How would you weigh this? Is an unstable Iran not a bigger danger for Israel? An unstable Iran where people who, there are people, right, who are his followers, who revere him. And in that case, if his axis of resistance with terrorist organizations with Hamas, Hezbollah and Houthi become more aggressive, don't you think an unstable Iran is a bigger danger? Well, the answer is no, because the capabilities of all these terrorist proxies that you mentioned are much weaker now, thanks to the effort that Israel has taken in the last 2 years. Iran might be unstable, but it's better to have an unstable situation than to have a stable, theocratic, fanatic regime that has a program, a military nuclear program and a ballistic missile program, and a network of terrorist organizations that are all determined to annihilate our state. So we hope that, for the best for Iran. I think that Iran, like Israel, has been the victim of this terrible regime that has been oppressing their own people and killing them in the dozens of thousands only a few weeks ago. We hope that that ends, and we hope that the combined effort of the United States and Israel will bring a better future for Iran. Honorable Ambassador, how will Israel counter this regional war that has almost erupted? How will you prevent a total regional war now that Iran is retaliating against Gulf cities? Like cities like Dubai, Doha were very safe cities. They are being bombed now. And shipping lanes that are being affected. How will Israel counter this? Well, first of all, they weren't that stable. They were under the illusion of being stable. But they were under this threat for many, many years. They were very concerned from this threat. They have been investing billions and billions of dollars in actually acquiring the capabilities to defend themselves from the Iranian threat. So the fact that you have an Iranian counterattack now is only a very small demonstration of what the Iranians could have inflicted on those countries, whether they would strike first. Fortunately, we managed to impede the Iranian from having the first strike. Fortunately, we've been able to attack them first, and that actually has resulted in a relatively lesser damage than the one that could be inflicted if the Iranian regime would go unchecked. Honorable Ambassador, the last time America attacked, about 8 months back, and the war continued for about 12 days, Isfahan and the other nuclear sites were the target. But this time, you've been hitting Tehran. What is the end goal? Regime change or to destroy the nuclear sites or the nuclear program? Well, we have very clearly stated that, first of all, we want to neutralize all the dangerous military capabilities the Iranian regime has been constructing. The military nuclear threat, the ballistic missile threat that has been growing very fast in the thousands, and the network of support for the proxies, okay? In addition, we hope, and together with the United States, we are giving the Iranian people the backwind that they need, if they wish, if they find the courage to change this regime. We hope that it happens, but it's an additional target and it's not the main target. The India-Middle East corridor. I now want to come between and talk about the India-Israel relationship. The India-Middle East Europe economic corridor that was designed to link New Delhi to Haifa. Has Israel effectively killed this whole plan? Because if this whole region becomes so unstable, don't you think it will be a big setback? On the contrary, I think that this corridor wasn't built so far because we had the instability emanating from regimes like the Iranian regime that is promoting radicalism, that is threatening the countries in the region, that is actually preventing peace between Israel and its neighbors. I want to remind you that for 30 years now, Iran, the Iranian regime, has been intervening
to derail any negotiation, any peace process we had in the region from the times of Oslo 30 years back until today. They are actively trying to undermine the Abraham Accords and other accords that are destined in getting this area to be more stable and more prosperous. And therefore, we are now in a situation in which we, for the first time, have a real hope that we can neutralize the damaging potential of this regime and having stability that will actually allow projects like IMEC to be executed. What about the Strait of Hormuz? It's already being affected. What happens if the prices of crude oil rise and there is this economic instability that spreads to other countries, sir? Well, we hope that this temporary tension in the Straits of Hormuz will be a minimal price that we will pay for preventing decades of continuous threats by the Iranian regime towards the Straits of Hormuz. They have been threatening to close them for decades now. They have been bombarding Saudi Arabia and other places in the region. They have been helping terrorist organizations to stabilize countries in the Gulf. And therefore, this effort, if we are patient enough, we're going to see its results coming out. And I'm pretty optimistic that we will get stability in the Straits of Hormuz for the years to come. And that, of course, will help bring down the prices of energy and also promote trade and stability in our region. Yes, absolutely, because that's a real concern for countries like India as well, because even our oil routes will be affected then. But I want to go back to that question, sir, once and just confirm it with you. Was there any intervention / communication / influence of Saudi Arabia in this war against Iran? Well, I don't have intelligence to share with you. I'm sure that the Saudi Arabia has been very concerned from the threat coming from Iran. They've expressed that concern many times in the past. And we've seen the very strong statement coming out from the Saudi government as a result of the actions the Iranian regime has taken recently as a result of this confrontation. Sir, the last question to you, Honorable Ambassador. The thing with war is that you can never declare who won, who lost, and there is no real victory. Where does this end? What is the end goal? How far is Israel and America ready to go? Well, you're right. Wars have no winners, but wars happen when there is no choice. And this time we had no choice because Iran was creating a program, was building a program to destroy the state of Israel with weapons of mass destruction. The fact that we are neutralizing that is actually saving the future of our country. And I'm sure that by defending ourselves and by the United States taking this action, they are going to save the future of the countries of the region, not only Israel, and that we will see a future that will be much more stable and much more prosperous and much more conducive also for Indian interests and the interests of the rising power in the world, India, to engage with the region and the world. Well, a very big thank you to you. All we can hope is that the war ends soon. And as Prime Minister Narendra Modi puts it, this is not an era of war. These are times when everybody needs to understand that we have to go forward and war can just push us back years and decades. Thank you so much, Reuven Azar, Ambassador of Israel to India, for joining us on Aaj Tak and this conversation and this information that you shared with our audiences. तो आप सुन रहे थे इजराइल के एम्बेसडर को, राजदूत हैं ये भारत के, और उनका ये कहना है कि ईरान में अगर आज एक कदम हमने उठाया है तो स्थिति ऐसी बन गई थी जिसकी वजह से हमने ऐसे हालात पैदा हुए और हमने ये कदम उठाया है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है रेजिम चेंज होगा, न्यूक्लियर जो एक महत्वाकांक्षा ईरान की थी वो सब हम खत्म करने में कामयाब हुए हैं।